हेलो बच्चों, मैं सेल्वी के घर और इस नीट PYQ सीरीज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट के पिछले 20 सालों के क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक एटम विच बिलोंग्स टू द चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। आपको पता है मॉडर्न फिजिक्स की बहुत वेटेज है, 4 पार्ट हैं इसके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास है, फिर है डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स, और फिर हमारे पास एटम, और फिर हमारे पास न्यूक्लियाई। पहली 2 मैं अपलोड कर चुका हूं, आई होप आपने वो देखी हो और आपको उसका बेनिफिट नीट एग्जाम में मिले। वैसे ही आज फिर हम एटम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। 20 सालों में अप्रोक्सीमेटली 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी 20 सालों में 34 के अराउंड क्वेश्चन थे, और एटम में से भी 20 सालों में 34 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। तो ये दोनों ही जो टॉपिक हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एटम्स। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड? इनमें से किसके लिए बोहर मॉडल वैलिड नहीं है? बोहर मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अगर हम हीलियम 1 पॉजिटिव को देखें तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। ड्यूटेरियम हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम है। सिंगली आयोनाइज नियोन ये हमारे पास हैवी है, इसके लिए हमारे पास बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। हाइड्रोजन एटम के लिए तो है। बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर टोटल एनर्जी हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी आप इसे लिख सकते हैं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, तो ये हो जाएगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों। तो आपसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी +3.4, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -6.8। तो ऑप्शन कौन सी दिख रही है बच्चों? सी ऑप्शन हमारे पास बन रही है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन था। अभी ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। बिकॉज क्यों है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ लेते हैं बच्चों। रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोहर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम, ये हमें पता है। R0 की वैल्यू आपको लिखवाई जाती है क्लासेस में 0.51 एंगस्ट्रॉम, and its ground state energy is equal to -13.6 electron volt. If the electron in the hydrogen atom is replaced by, इस वजह से ये क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। हमने इलेक्ट्रॉन को जनरली हमें जो क्लासेस में क्वेश्चन कराए जाते हैं उसमें हम एटॉमिक नंबर या फिर ऑर्बिट को बार बार चेंज करते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो घूम रहा है अगर इसको चेंज कर दें तो क्या होगा, ये काफी सारे बच्चों को नहीं पता रहता है। बट आपको बच्चों इस बात को भी ध्यान में रखना है। चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है, चार्ज जो है वो सेम एज इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज का इफेक्ट नहीं देखना है, सिर्फ मास का देखना है। तो मास का क्या इफेक्ट होता है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखें हमें रेडियस और एनर्जी पे देखना है। जो रेडियस है बेटा दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल ऑर्बिटिंग। जो हमारे पास रेडियस है वो कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल ऑर्बिटिंग। एंड जो एनर्जी है ये कैसे डिपेंड करती है? मास ऑफ पार्टिकल जो ऑर्बिट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये दोनों आपको याद रखने हैं। सेफ्टी पर्पस के लिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो वेलोसिटी है वो मास के इंडिपेंडेंट होती है। जो पार्टिकल घूम रहा है उसके मास पे वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। तो बाय चांस अगर इस बार वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो बी रेडी कि ये मास के साथ चेंज नहीं होगी। बट आर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों क्या होगा नया रेडियस? आप लिख सकते हैं R2/R1
इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1 डिवाइड बाय m2। m1 क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाद में हो गया 207, तो हमारे पास ऑर्बिट क्या बचेगा बेटा, r1 डिवाइड बाय 207। आप देख सकते हैं पहले था 0.51, ये है ये है 207 इंटू 10⁻⁻10। अगर मैं इसे थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करूं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.5 और इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁻12। आप देख सकते हैं बच्चों, अगर हम इसको लिख लें 200, तो आप लिख सकते थे 2 इंटू 10⁻², तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻12 बन जाएगा। तो ये कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 0.25 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। बट अगर आप देखें तो ऑप्शन में 25, 2.5 है, तो 2.5 करेंगे तो कितना बचेगा बेटा हमारे पास, -13 मीटर। 2.5 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, -13 मीटर। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सी या फिर डी। अब आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी थी बच्चों। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m2 डिवाइड बाय m1। तो आप देख सकते हैं E2, m2 है 207, रेशो कितनी है 207, और एनर्जी कितनी होती है बेटा -13.6। अगर आप इसको भी 200 मान लें, इसको अप्रोक्सीमेटली 200 मान लें, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा -136 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 272 इंटू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हैं 2.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो देखिए यहां पर -13 है, यहां पर -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हमने की है, तो आप इसको आंसर मार्क कर सकते हैं, सी आंसर। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई इतनी? ओके, तो मैं अभी आपको याद दिला दूं बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ये आप ही का चैनल है, सपोर्ट करें बच्चों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। क्या होता है, ये रिलेशन हम पहले भी देख चुके हैं बच्चों। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बच्चों नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है। तो रेशियो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, ये हो जाएगी 1:-1। तो आंसर शुड बी बी बच्चों। अगर मैग्नीट्यूड की बात करता तो 1:1, बट एनर्जी की बात की है तो यहां पर हम क्या मार्क कर देंगे, 1/-1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, लाइमन सीरीज हमारे पास क्या रहती है, लाइमन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास क्या, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। ये हमारे पास लाइमन की फर्स्ट लाइन है। लास्ट लाइन क्या होगी, जब वो इंफिनिटी से 1 पे आएगा। तो लाइमन की लास्ट लाइन बेटा वेवलेंथ की रेशो, यहां पर आप रेडबर्ग कांस्टेंट लिख सकते हैं। कहां से कहां आएगा बेटा, इंफिनिटी से 1 पर आएगा, इंफिनिटी से 1 पर आएगा। तो ये हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगा बच्चों, RH, रेडबर्ग कांस्टेंट। बामर के लिए क्या होगा, बामर के लिए सारे के सारे जो हमारे पास आते हैं वो n=2 पर आते हैं बेटा। तो लास्ट लाइन क्या होगी इसकी, जब ये इंफिनिटी से 2 तक आएगा। तो बामर के लिए आप क्या लिख सकते हो, RH 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, RH/4। हमें फाइंड करनी थी रेशियो ऑफ बामर टू द लाइमन। तो बामर बाय लाइमन, बामर की रेशियो क्या हो जाएगी 4/RH, और लाइमन 1/लाइमन के लिए RH। ये कट जाएगा बच्चों, तो आंसर क्या आएगा 4। तो क्या ऑप्शन आनी चाहिए बेटा, बी ऑप्शन यहां पर हमारे पास आनी चाहिए। क्लियर है बेटा सबको? आप देख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेटा आप कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ आप और सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।
बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपका चैनल है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी है, वेव नंबर फॉर द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। अगर आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इस बामर और लाइमन सीरीज के ऊपर बेस्ड ही पूछे गए हैं, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस एटम्स चैप्टर में से। तो क्या कहता है, रेडबर्ग कांस्टेंट ये है, लाइमन सीरीज हमारे पास, सॉरी बामर सीरीज, बामर सीरीज की लास्ट लाइन हमने अभी अभी देखा था बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट। लास्ट लाइन का मतलब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 2 का स्क्वायर इंफिनिटी का स्क्वायर, तो ये बचेगा 10⁻⁷ डिवाइड बाय 4 मीटर इनवर्स। तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। आप इसे लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा बच्चों, आप इसे क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो आंसर क्या बन रहा है हमारे पास, गौर से देखेंगे, गौर से देखेंगे बेटा, इसने पूछा है वेव नंबर, इसने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, देखिए वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब सिंपली 1/λ ही हमें कैलकुलेट करना था, वेवलेंथ की जरूरत नहीं थी। तो ये बन जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो सी आंसर हमारे पास बन जाएगा। क्या पूछा गया है बेटा, वेव नंबर। अगर वेवलेंथ पूछी होती तो मैं इसको फिर से रिवर्स करता, बट वेव नंबर इज इटसेल्फ हमारे पास क्या होता है, 1/λ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कहता है, गौर से देखिए बेटा, कहता है व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v bombards a heavy nucleus of charge this its distance of closest approach। गौर से देखिए बेटा, अगर एक अल्फा पार्टिकल इस तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 12mv²। पोटेंशियल एनर्जी हम 0 ले लेते हैं क्योंकि ये दूर से आते हैं बेटा, और ये हैवी न्यूक्लियस था। जब ये बिल्कुल पास में पहुंच जाएगा तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, क्लोजेस्ट अप्रोच पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। बच्चे कहते हैं सर वेलोसिटी 0 क्यों? मैं कहता हूं कि भाई जब तक वो जा रहा है, जब तक मान लो ये z है, z, जब तक वो जा रहा है तब तो डिस्टेंस कम हो रहा है। जिस पॉइंट पे वो रुकेगा वहीं पे डिस्टेंस मिनिमम है, बाद में रिपल्शन की वजह से दूर जाएगा। तो जिस पॉइंट तक चलता जाएगा उस पॉइंट तक डिस्टेंस कम होता जाएगा। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हुई उसके बाद रिपल्शन की वजह से बैक आएगा। तो R0 तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, के ई, यानी कि हीलियम के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, 2e Ze डिवाइड बाय R0। ये एनर्जी लिख रहे हैं, फोर्स नहीं है बच्चों। फोर्स में होता है K(Q1Q2 by R², एनर्जी में होता है K(Q1Q2 by R। दोनों को इक्वेट कर दीजिए बच्चों, ये बन जाएगा हमारे पास, गौर से देखिए, ये बन जाएगा 12mv² इज इक्वल टू 2kZe² डिवाइड बाय R0। तो R0 कितना आ जाएगा, 4kZe² mv²। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा लिखा है, डायरेक्ट आंसर मार्क नहीं किया है। आप देख सकते हैं अगर मास के साथ देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो ये आंसर बन जाना चाहिए बेटा हमारे पास। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, क्लियर है, इसे याद रखना है। और अगर आप ध्यान से देखें जो हमने इससे पहले देखा, एटम में भी इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसका जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया, तो इजी टू रिमेंबर हो जाएगा। दोनों फॉर्मूले एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड की वजह से उसके मास के ऊपर कोई इफेक्ट कंसीडर नहीं करना है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट विल बी गिवन बाय, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी बेटा ये आपको बताना है। मैं सिर्फ आपको, देखिए एक तो तरीका है कि आप इसे mv²/r इस तरीके से सॉल्व करें कि भाई ये जो कितनी फोर्स लग रही है डिवाइड बाय r², mvr इज इक्वल टू nh/2π लगाएं, r को रिप्लेस करें,
बहुत लेंथी हो जाएगा। हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है हाइड्रोजन एटम में वो होती है c/137 इंटू Z/n। अब अगर हम देखें तो हीलियम के कौन से ऑर्बिट में पूछा है, थर्ड ऑर्बिट में, तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट में हो जाएगी 3। और Z कितना है हीलियम के लिए बेटा हमारे पास 2। Z कितना है हीलियम के लिए, ये सिंपली हमारे पास फॉर्मूला आ गया। हमें इन चीजों को अवॉइड करना है। आपको ये याद रखना है कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो ऑर्बिट में घूम रहा है हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में होती है c/137, और अगर किसी और ऑर्बिट में लिख रहे हैं तो c/137 इंटू Z/n आप लिख सकते हैं। तो आप अगर ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10⁸, ये 2, ये 137 और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो अगर आप देखें तो 2/1.37 इंटू 10⁶ लिखा जा सकता है। यहां से मैंने 100 बाहर निकाल के ऊपर काट दिया है। तो अगर आप देखें तो 10⁶ और 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो कौन सी ऑप्शन दिख रही है बेटा, 10⁶ और 1 से बड़ा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको इसे डिवाइड करके चेक नहीं करना है। इसी टेक्निक को आपको समझना है कि पेपर में आप क्वेश्चन का आंसर कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अगर आप इसे डिवाइड करने बैठ गए आपका टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन को गौर से देख लें तो आपको पता चल गया कि भाई 10⁶ है और 1 से थोड़ा सा बड़ा है। ओके बच्चों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन को प्रेस नहीं किया है, तो कर दीजिए बच्चों, फटाफट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को जरूर शेयर करें। ओके, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्ट एनर्जी, शॉर्टेस्ट एनर्जी, एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसकी भी शॉर्टेस्ट एनर्जी। अब हमने पहले भी ड्रॉ किया था बेटा, अगर ये हमारे पास लाइमन बामर सीरीज का स्पेक्ट्रम अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो, मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि आज काफी बार हो सकता है इसको हमें और ड्रॉ करना पड़े। अब अगर लाइमन सीरीज देखें तो लाइमन में इस तरीके से लाइंस आएंगी फर्स्ट ऑर्बिट पे। तो सबसे कम एनर्जी कौन सी है बेटा, 1 से 2 के लिए। सबसे कम एनर्जी कौन सी है, मिनिमम एनर्जी 1 से 2 के लिए, सॉरी 2 से 1 के लिए। तो यही हमारे पास लॉन्गेस्ट होगी बेटा। तो लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट क्या होगी, RH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4 RH। बामर के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, बामर में 3 से 2 तक का आता है बेटा, 3 से 2 तक, फिर यहां से फिर इंफिनिटी से आएगा। तो शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी, ये वाले हमें दोनों कंसीडर करने थे। तो बामर में बच्चों ये क्या हो जाएगा, RH 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 36, ऊपर बचेगा 9 - 4। तो कुछ इस तरीके से बचना चाहिए था बेटा। तो 1/λ भी आ गया 5/36 RH। अब किस किस की रेशो है, लाइमन टू बामर, लाइमन टू बामर। तो लाइमन की 1/λ इसके बराबर हो जाएगा 4/3 RH। और 1/b को क्या लिखा जा सकता है, आप इसे लिख सकते हैं 36/5 1/RH। 36/5 1/RH, यहां पर भी RH किस में था बेटा, इनवर्स में। तो RH से RH कट जाएगा बेटा। यहां पर गौर से देखिए 4 से 36 कट जाएगा, तो 5/27 शुड बी द आंसर। कैलकुलेशन पार्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान से हैंडल करना है, कहीं आप डिवाइड करने में यहां पर कोई गलती ना कर दें। इसको आप थोड़ा ध्यान से हैंडल करेंगे, बाकी आपके पास आंसर दिख रहा है कि इस थर्ड ऑप्शन C 5/27 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, आई होप आप इस वीडियो को देखकर समझ रहे होंगे कि कैसे हम पेपर में अपना टाइम बचा सकते हैं, कैसे आप पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करें बिना आंसर मार्क कर सकते हैं। तुक्का नहीं है, बट दिमाग को यूज करेंगे तो कैलकुलेशन, अगर ऑप्शंस दूर दूर हैं, वैल्यूज दूर दूर हैं, तो आप आसानी से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। कहता है हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय दिस, इस एनर्जी से एक्साइट किया गया है स्पेक्ट्रल लाइन। अब इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग इंसिडेंट एनर्जी कितनी हो गई बेटा? वैसे तो मैंने क्लास में बच्चों को कहा हुआ है कि आप इस वैल्यू को याद रखें। 975 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी एनर्जी होने वाली है हमारे पास? 12.7, यानी कि ये कौन से ऑर्बिट में जाने वाला है बेटा? 12.7 का मतलब कौन से ऑर्बिट के आसपास जाने वाला है? बोलो भी फटाफट से। तो ये वाला हमारे पास जाएगा, देखिए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। यहां पर जो एनर्जी होती है वो -0.85 और यहां पर जो एनर्जी होती है -13.6। इन दोनों का जो गैप होता है वो नियरली हमारे पास कहलाता है 12.75। यस और नो? और ये जो वैल्यू है ये नियरली 12.7 है, तो हम मान लेते हैं कि इसी ऑर्बिट में ये जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी हमने इसको अप्रोक्सीमेट मानते हैं, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन यहां पर अप्रोक्सीमेशन हम मान सकते हैं। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी, तो वो यहां पर चला जाएगा बेटा। तो वापिस आते हुए स्पेक्ट्रल लाइन इन रिजल्टिंग इमिटेड, स्पेक्ट्रम इमिटेड बेटा। इमिटेड का मतलब इस चीज को समझे, काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में चला गया, ये उसकी अनस्टेबल स्टेट हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट। अब वो वापस आएगा, तो वापस आते हुए कितनी जो लाइंस एमिट करता है, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं बच्चों? नंबर ऑफ लाइंस बेटा हमारे पास होती हैं n-1/2। तो कौन से ऑर्बिट से आ रहा है? 4 से। तो ये कितनी आ जाएंगी बेटा यहां पर? 6। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड विल बी इक्वल टू 6 जब वो n से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। तो n इंटू n-1। अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन आ जाए जो आपको केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिखवाया जाता है कि n2 से n1 आएगा, तो आप उस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। उसमें n2 को हम 4 पुट कर देंगे, n1 को 1, तब भी आपके पास सेम आंसर बनता है बच्चों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन देखिए भी, है क्या चालाकी करता है, ध्यान से देखना है भी। कहता है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन n1 to n2 where n1 n2 are principal quantum number of the two states. Assuming Bohr model to be valid, the time period of electron in initial stage is 8 times that of final state. The possible value of n1 n2. अब इस क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा नहीं दिया गया कि n1 छोटा है या n2 छोटा है, सिर्फ एक n1 से n2 ट्रांजिशन है। टाइम पीरियड जो है वो t टाइम दिया गया है। अब जो टाइम पीरियड है बेटा वो होता है हमारे पास, टाइम पीरियड होता है 2 पाई r/v। हमें पता है जो r है वो n के कैसे प्रोपोर्शनल होता है बेटा? स्क्वायर के। और जो v होता है ये n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है बेटा। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था? टाइम पीरियड इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेट क्या है? n1 इज 8 टाइम्स दैट ऑफ फाइनल स्टेट, यानी कि 2। तो n1 का क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स n2 का क्यूब। तो n1 कितना आना चाहिए बेटा? 2n2 आना चाहिए। n1 कितना आना चाहिए बेटा? 2n2। अब अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना था कि किसमें n1 n2 का डबल है। फर्स्ट ऑप्शन देखें, 2 6 ट्रिपल हो गया, 1 8 8 टाइम हो गया, 2 8 4 टाइम्स हो गया, 2 4 डबल हो गया, मिल गया आंसर। एग्जैक्ट फाइंड ही नहीं करना है, ये सिर्फ आपके पास रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ये नहीं पता कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो आपको बिंदास, आपको टाइम पीरियड के लिए भी पता होना चाहिए कि ये किसे वेरी करता है। नहीं पता, हमें आर और वी का पता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने क्या लिखा है बच्चों यहां पर? आर और वी का पता है, तब भी हम एक दूसरे इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। बस आपके अपने कंसेप्ट के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। अगर एक आधी चीज कम भी याद होगी तब हम पेपर में उसे थोड़ा से रिलेशन को मिला के डिराइव कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, जैसे आपने यहां पर देखा। ओके बच्चों, आई होप आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो और वीडियो को लाइक कर दिया हो। अगर नहीं किया है बच्चों तो भूलना नहीं है,
प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 4। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 3। ओके, ये हमारे पास है। देन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हमारे पास n इक्वल टू 3 टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ओके बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ। पहले की वेवलेंथ क्या होगी बेटा, RH कहां से कहां गया है, फोर्थ से थर्ड बेटा, क्या हो जाएगा 16 9 7 16 इंटू 9, मैंने ऐसे ही रख लिया बेटा, मल्टीप्लाई नहीं किया है। लैम्डा 2 क्या होगा बच्चों, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा 2 हो जाएगा RH 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 4 and 9 करेंगे 5/4 इंटू 9 RH, ऐसे रख लिया। लैम्डा 1/λ2 हमें फाइंड करना था बेटा, लैम्डा 1/λ2, माई मिस्टेक, लैम्डा 1/λ2। लैम्डा 1 को क्या लिखा जा सकता है 16 इंटू 9/7 RH। लैम्डा 2 को क्या लिखा जा सकता है 4 इंटू 9/5 RH। अब आप गौर से देख सकते हैं, कुछ बच्चे यहां पर मल्टीप्लीकेशन में पड़ जाते हैं। अगर आपने यहां पर मल्टीप्लीकेशन करनी शुरू कर दी तो बच्चों आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब बट अगर आप ध्यान से देखें, मेरी तरफ देखें, कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूं, 9 से 9 यहां से कट जाएगा, RH से RH कट जाएगा, 4 से 16 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, ये बच गया हमारे पास 20/7। आपको कहीं पे भी एक हैवी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। यही टेक्निक आपको सीखनी होती है। हम वीडियो क्यों देखते हैं, हम वीडियो इसीलिए देखते हैं बच्चों ताकि आप इस टेक्निक को समझ जाएं, पेपर में अपना टाइम बचाएं। जितना टाइम बचा लोगे एक क्वेश्चन में उतना ही बेनिफिशियल और आराम से आप दूसरा क्वेश्चन कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन में अगर ज्यादा टाइम लग गया तो दूसरे क्वेश्चन के टेंशन मान जाएगा दिमाग, और फिर उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। इन चीजों को आपको समझना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। कहता है इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा गलत है बेटा क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या गलती कर रखी है इसमें। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम passes from fifth energy level to the ground level. Velocity of that atom acquired as a result of photon emission. अगर एक हमारे पास फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल पर आया है तो एनर्जी इमिटेड कितनी होगी बेटा, एनर्जी इमिटेड हमारे पास कितनी होगी, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें रेडबर्ग कांस्टेंट और इसकी फॉर्म में देना है, तो 1/λ क्या होगा बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट R फर्स्ट लेवल पे आया है फिफ्थ से, तो ये बच जाएगा 24R/25 1/λ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगी hc/λ, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 24hc/25R। ये इस तरीके से एनर्जी हो गई बेटा। तो अब अगर हम देखें तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा E/c, तो वो हो गया 24HR/25। ये हमारे पास एनर्जी हो गई है बेटा, और इससे मोमेंटम आ गया। अब अगर एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, उसने एक फोटोन इतने मोमेंटम का इमिट किया, तो इसकी रिकॉइलिंग मोमेंटम भी क्या होगी, सेम होगी बेटा। तो pH किसके बराबर होगा बेटा, फोटोन के मोमेंटम के बराबर। अब हमसे क्या पूछा गया था, पूछा गया है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एटम। एटम की वेलोसिटी क्या होगी, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू वेलोसिटी, और यहां पर जो मास ऑफ फोटोन का जो मोमेंटम है वो हम यहां पर लिख देंगे। तो वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा एटम की, 24RH डिवाइड बाय 25 mH। यहां पर जो मास आना चाहिए था वो किसका आना चाहिए था बेटा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, बट इन्होंने क्या लिख दिया यहां पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है, बट अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो रिजेंबल करती है वो फर्स्ट ऑप्शन है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आना चाहिए था, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। ओके बच्चों, क्लियर है।
हो सकता है ये बुक वाले की टाइपिंग एरर हो जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है, हो सकता है कंपटीशन में आया हो, क्योंकि मैंने एक और बुक देखी थी उसमें भी उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिख रखा था। तो अगर यहां पर मोस्ट कॉमन अगर हम देखें जो अप्रोप्रिएट आंसर आ रहा है वो हमारे पास ए ऑप्शन है, तो ज्यादातर बच्चों ने यही मार्क किया था, उन्होंने इसको बाय डिफॉल्ट मास ऑफ हाइड्रोजन ले लिया है। क्लियर है बच्चों? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट दिस टू दिस हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन किसके लिए होंगी? अगर आप ध्यान से देखें, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, उसके बाद आती है इंफ्रा। इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो ऐसे बढ़ती है बेटा, और जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे बढ़ती है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब इस तरफ एनर्जी क्या है? कम है। जिसकी एनर्जी कम होगी वो हम कह सकते हैं कि हो सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखें, थर्ड से वन आ रहा है, थर्ड से वन आ रहा है, जो लाइमन सीरीज होती है वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट सीरीज होती है। फिर बामर सीरीज जो हमारे पास होती है बेटा, ये हमारे पास क्या होती है? विजिबल। जो हमारे पास पास्चन, इसके बाद थर्ड जो सीरीज होती है जिसमें n इक्वल टू 3 पे आता है, वो हमारे पास क्या होती है? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड सीरीज कौन सी होगी? जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो n इक्वल टू 3 पे आएगा। तो किसमें 3 पे आ रहा है बेटा? 4 to 3 में ये 3 पे आ रहा है। 4 to 3 में ये किस पे आ रहा है बेटा? 3 पे आ रहा है। सॉरी, यहां पर एनर्जी की एरो गलत लगा दिया था मैंने, एनर्जी का एरो इस तरफ आना था। जिस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उस तरफ एनर्जी बढ़ेगी, वो तो चलो ठीक है, समझ में आ गई। बट हमें पता है n इक्वल टू 1 लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, L इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 तक बामर सीरीज विजिबल। इसके बाद जो है पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड, वो सारी किस्में आती हैं इंफ्रारेड में। तो इंफ्रारेड सीरीज कौन सी है? 4 to 3। इसमें बिल्कुल बेसिक सिंपल आपका कंसेप्ट पूछ लिया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइमन सीरीज। ये देखिए फिर से वही आ गया है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन मतलब N2 हमारे पास 2 है, N1 इक्वल टू 1 है। फर्स्ट लाइमन सीरीज यानी कि N2 से N1। सेकंड बामर, सेकंड लाइन का मतलब बामर में N1 होता है 2, फर्स्ट लाइन के लिए N2 होता है 3, सेकंड लाइन के लिए N2 कितना होगा? 4। दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूं लाइमन सीरीज, तो ये होता है RH 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 RH। अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लिखें तो रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू क्या होता है बच्चों? यहां पर Z स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम दिस इज 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4 माइनस 1/16, ये हो जाएगा 3/16 RHZ स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। बराबर हैं तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, 3/4 RH, 3/16 RHZ स्क्वायर। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हैं ये कट जाएगा, ये भी निपट गया है, ये 4 बचा, तो Z स्क्वायर इक्वल टू 4। तो Z कितना आ जाएगा बच्चों? 2। तो आंसर क्या बना है? 2। आप देख सकते हैं कितने ही क्वेश्चन इस लाइमन बामर सीरीज के ऊपर बेस्ड पूछे जा चुके हैं और अभी बहुत सारे और आने बाकी हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम मैंने देखा है बच्चे इस ट्रांजिशन की एनर्जीज को याद नहीं करते। आपको बेटा ये ट्रांजिशन की एनर्जीज भी याद करनी है, और फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, लास्ट लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन, बड़ी लाइन, ये सारी आपको याद करनी है। ओके, मैं फिर से याद करा दूं बेटा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। कहता है एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट N to ground state. The wavelength so emitted eliminates a photosensitive material having work function 2.75 stopping potential this. तो अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास जो, एक मिनट, हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल,
E इंटू वी एस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो इंसिडेंट एनर्जी कितनी होगी बेटा 2.75 प्लस 10, दिस इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम पहले भी एक क्वेश्चन में ये यूज कर चुके हैं बेटा। इसका मतलब अगर ये एनर्जी कहां से आई है बेटा, इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम, इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम ने ये एनर्जी इमिट की है। अगर हाइड्रोजन एटम ने ये एनर्जी इमिट की है बच्चों, गौर से देखिए, तो वो कौन से ऑर्बिट से जंप किया होगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं बेटा। उसने n इक्वल टू 4 से जंप किया होगा। यहां पर ये 0.85 होता है, यहां पर ये 13.6 होता है विद नेगेटिव साइन। तो ये जो एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी निकलती है, दिस इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, क्लियर है। तो अब इसने पूछा था कौन सी स्टेट है, तो n इक्वल टू किसके बराबर है 4। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या है, उसने लिख दिया फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n। अब अगर ये देखें तो ये तो हमारे पास ऑर्बिटल है। अगर हम देखें तो हम क्या लिखते हैं, n इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये हमारे पास कौन सी एक्साइटेड स्टेट होनी चाहिए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो n एक्साइटेड स्टेट यानी कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पर 3 आना चाहिए था। ये n इक्वल टू 4 से यहां पर जाएगा बेटा, n इक्वल टू 4 से यहां पर जाएगा, तो n इक्वल टू 4 मतलब एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, थर्ड। तो आंसर क्या आना चाहिए था बेटा 3, बट ज्यादातर बुक्स ने आंसर दे रखा है 4 और मोस्टली ने यही दिया हुआ है। उन्होंने सिर्फ ये ऑर्बिटल नंबर ले लिया। n इक्वल टू 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो उसने कहा nth एक्साइटेड स्टेट, तो मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जाना चाहिए था। तो आंसर क्या आना चाहिए था 3, बट ज्यादातर बुक्स ने दे रखा है बेटा 4। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट पॉसिबल एनर्जी ऑफ फोटोन टू बी इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, अभी देखिए मैं इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन पहले ही आपको ये कह रहा था कि आपको जो स्पेक्ट्रम की एनर्जीज हैं वो याद रखनी है बेटा। पहली एनर्जी होती है बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी होती है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है जो एटम है वो स्टेयरकेस फिलॉसफी यूज करता है, एनालॉजी यूज करता है कि आप एक स्टेप से दूसरे पे जा सकते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे में, दूसरे ऑर्बिट में तीसरे से। तो जब आप एमिट करेंगे एनर्जी, तब भी आप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की बीच की एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी ही एमिट कर सकते हैं। ये बोहर ने अपने पोस्टुलेट्स में कहा था। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट कर सकता है 10.2, 12.1, इन दोनों के बीच की एनर्जी जो है 11.1, ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है एमिट नहीं कर सकता बाय जंपिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो वो होता 1.9, तो ये भी एमिट कर रहा है, ये भी एमिट कर रहा है। 0.65 किसके लिए हो जाएगा, अगर आप हायर ऑर्बिट में चले जाएंगे तो वहां आपको 0.65 भी मिल जाएगा। बट यहां पर जो एनर्जी हायर है वो ये वाली एनर्जी है जो बीच में नहीं आती है, तो ये नहीं मिलेगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज दिस एनर्जी ऑफ एन हीलियम आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2। हीलियम आयन, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, एटम क्या होता है z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो ये है -13.6। हीलियम के लिए z की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, सेम एज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। जितनी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है उतनी ही हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी होती है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल्फा न्यूक्लियस, ये फिर से आ गया, बम्बार्ड अ हैवी न्यूक्लियस टारगेट विद द डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा न्यूक्लियस विल बी, किसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप ध्यान से देखें, अल्फा पार्टिकल को हमने ½ mv² से प्रोजेक्ट किया, ये हम पहले ही लिख चुके हैं बेटा, आप देख सकते हैं। क्लोजेस्ट अप्रोच पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0।
क्लोजेस्ट अप्रोच पे वेलोसिटी 0, तो इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ mv²। फाइनल एनर्जी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है k q1 q2 बाय r²। ये मैंने यहां पर लिखा है 2e और वो लिखा है z। ओके, तो ये हमारे पास दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो क्या पूछा है, देन द डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्ट क्लोजेस्ट अप्रोच। एनर्जी बेटा यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था एनर्जी होती है k q1 q2 बाय r और फोर्स होती है k q1 q2 बाय r²। इस स्क्वायर का जरूर ध्यान आपको रखना है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, r0 हो जाएगा बेटा 4k ze² डिवाइड बाय mv²। अब आपको चेक करना है ZE के इनवर्सली है, नहीं है, v² के डायरेक्टली है, नहीं है, m के इनवर्सली है, यस, v की पावर 4 के नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो सेम क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें चारों ऑप्शन में उसने मास के साथ कंपेयर किया था, यहां पर चारों ऑप्शन में ZE वेलोसिटी मास सबके साथ कंपेयर किया है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था एटम के जो ज्यादातर क्वेश्चन है क्लोजेस्ट अप्रोच या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन दोनों के ऊपर ही बेस्ड है। ऑलमोस्ट आप देखें तो सभी क्वेश्चन इसमें से ही पूछे जा रहे हैं। ये देखिए बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम in the ground state is this: the atom are excited to higher energy level to emit radiation of 6 wavelength। 6 wavelength की radiations कब emit करेगा बेटा, number of line emitted होता है n-1/2, तो n की वैल्यू क्या हो गई बेटा यहां से 4, यानी कि वो कौन से एनर्जी लेवल पे पहुंच चुका है, 1 से 4 पे पहुंच चुका है, 1 से 4 पे पहुंच चुका है। The maximum wavelength of emitted radiation corresponding to, अब जब 4 से 1 पे पहुंचेगा, जब 4 से 1 पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम रेडिएशन किसके लिए एमिट करेगा बेटा, इसको डिलीट कर देते हैं, हमने बीच में ये लाइंस ड्रॉ की थी, ये 4 है बेटा, ये हमारे पास 1 है। तो गौर से देखिए बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी गैप किसमें होता है बेटा, मिनिमम एनर्जी गैप। तो n = 4 से n = 3 पे जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये मिनिमम एनर्जी यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ एमिट कर देगा। तो क्या आंसर आना चाहिए बच्चों, सी। इसने पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ कब एमिट करेगा, जब मिनिमम एनर्जी होगी। 4 से 1 पर आ रहा है तो 4 से 3 आएगा, 4 से 2 आएगा, 4 से 1 आएगा, 3 से 2 आएगा। तो मिनिमम एनर्जी गैप किसमें होता है, 4 से 3। जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट में जाते हैं एनर्जी गैप कम होता जाता है बेटा। ओके बच्चों, क्लियर है सबको ये बात? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये फिर से वही आ गया, देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला। प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1 मास M1 अप्रोचेस द टारगेट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ Z2 and mass M2. The distance of closest approach is R0. The energy of projectile, गौर से देखिए, इनिशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, फाइनल के। फाइनल एनर्जी क्या होती है, K। चार्ज कितना था बेटा प्रोजेक्टाइल के ऊपर, Z1 × E। और जो हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो Z2 है, Z2 × E डिवाइड बाय जो डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच का R। तो ये इनिशियल एनर्जी है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल किस पे डिपेंड करेगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, पहली ऑप्शन करेक्ट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब एनर्जी पूछी गई है तो मास नहीं लिखना है, एनर्जी पूछी गई है तो मास बेटा नहीं लिखना है। तो यहां पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन ही बन जाएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2। ओके बच्चों, क्लियर है? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है बच्चों, n = 2, n = 1। तो इसको जब हम यहां से ऊपर की तरफ एक्साइट करेंगे तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, एक्साइटेशन एनर्जी ये होता है -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेशन एनर्जी मैंने आपको कहा था, आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट पता होना चाहिए।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। N1 से N2 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N1 से N3 12.09 या 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N इक्वल टू 2, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी -13.6 बाय 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये कितनी आ जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बार बार उसी एनर्जीज के बारे में या फिर बार बार वही लाइमन बामर के बारे में क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो बहुत आसानी से आप अपने 4 से 5 क्वेश्चन के पक्का कंफर्म कर सकते हो बाय वाचिंग दिस PYQs। अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैथोड रेज और जो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इनकी 2 PYQs मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, उनको देख लें तो आपको ऐसा ही पता चलेगा कि सिमिलर 3 या 4 फॉर्मूला में से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और उन 3 या 4 फॉर्मूला की जो कैलकुलेशन है वो आप कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग द कंप्लीट कैलकुलेशन। आप आंसर कैसे मार्क कर सकते हैं। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। पोटेंशियल लिखा है, गौर से देखिए, तो इसको लिखना चाहिए था वोल्ट, इसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, तो वहां पर क्या लिखना चाहिए था एनर्जी। ओके, ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो हमें अपने आप से अंडरस्टूड कर लेना है। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी। देखिए मैंने क्या कहा था 10.2 होती है तो N1 से N2, 12.1 होती है तो N1 से N3। तो ये कहां से कहां चला गया है बच्चों, N1 से N3 चला जाएगा, क्योंकि एक्साइटेशन एनर्जी क्या है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय द हाइड्रोजन विल बी। अब हमने इसको एक्साइट कर दिया, जब ये वापस आएगा तो कितनी एनर्जी लाइंस एमिट करेगा, वापस आएगा तो कितनी लाइंस एमिट करेगा, यहां पर मैंने ड्रॉ भी कर दिया बेटा, और आप इक्वेशन से सॉल्व भी कर सकते हैं। n-1/2 3 तो ये बच गया 3, तो नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड कितनी हो जाएंगी 3। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 10.2 से किया तो 2 पे, 12.1 से किया तो 12.1 था। यहां पर देखिए मैंने क्या लिख दिया है, यहां पर 12.1। ओके, 12.75 है तो 1 से 4, 12.75 है तो कहां होगा 1 से 4, तो 1 to 4 सॉरी। तो ये आपको पता होनी चाहिए 3 एनर्जीज बेटा, एटलीस्ट ये आपको याद करनी है। ज्यादा अच्छा होगा अगर आप इनके कॉरेस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ्स भी याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज दिस काइनेटिक एनर्जी। आप ध्यान से देखें, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो वो सेम था, बिल्कुल डिट्टो। क्या है बेटा, कह रहा है टोटल एनर्जी हमारे पास है -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि ये आ जाएगी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी बार पूछा गया, 4-5 बार ये आ चुका है, जिसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर सेकंड ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, तो ये क्या होती है +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों क्लियर है? ओके बच्चों, मैं फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, आपका खुद का चैनल है बच्चों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट देखेंगे, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम प्रेडिक्ट द सेम एमिशन स्पेक्ट्रम फॉर ऑल टाइप ऑफ एटम। नो बेटा, अज्यूम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम इन्होंने कहा था कि क्वांटाइज्ड है, h/2 पाई टाइम्स का इंटीजर मल्टीपल है, तो ये बिल्कुल सही है। यूज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, नो। प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम, नो। तो इन्होंने कहा था कि लाइन स्पेक्ट्रम होगा, बट सभी का अलग अलग होगा, क्योंकि Z²/n² का हमारे ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगी एनर्जी। तो बट एंगुलर मोमेंटम सभी के केस में क्वांटाइज्ड होगा, तो ये हमें पता ही है, थ्योरेटिकल पॉइंट था। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये फिर से क्या कहता है,
कहता है एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज गिवन बाय दिस, सबको पता है। द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इजेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इक्वल टू 3 to 2, ये आपको पहले भी समझा चुके हैं बेटा। देखिए कैसे कर सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है n इक्वल टू 1 से 3 तक जाने के लिए और n इक्वल टू 1 से 2 तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है बच्चों। हम इस वीडियो में काफी बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, आपके टीचर्स ने भी काफी बार बात की होगी। क्या होती है, ये होती है 10.1 और ये होती है बेटा 12.01, सॉरी ये होती है 10.2 और ये होती है 12.1। तो बेटा 3 से 2 आएगा तो कितनी एनर्जी इमिट होगी, 3 से 2 आएगा तो कितनी होगी 12.1 माइनस 10.2, तो ये कितनी हो जाएगी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन। ये तो वही है जो हमें पता है, तो इससे आंसर थोड़ी बदल जाएगा क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आपको पता है कि भाई पहले के लिए 10.2, दूसरे के लिए 12.1, दोनों में गैप कितना है बच्चों 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन एंड अगेन वी आर यूजिंग दीज इक्वेशंस। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, थॉमसन ने एटम मॉडल भी सजेस्ट किया था, बट इन्होंने एक और भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे न्यूटन ने बहुत सारे किए हैं। तो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, यहां पर एक्सपेरिमेंट है तो ये कहता है कि EM रेशियो ऑफ कैथोड रेज पार्टिकल चेंजेस व्हेन अ डिफरेंट गैस इज प्लेस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, ये तो हो ही नहीं सकता। कैथोड रेज अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड रेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को कैथोड रेज कहा जाता है। तो ये जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बाय डिफ्लेक्शन ये शो किया था कि ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बीम है। ऑल मास ऑफ एन एटम इज इसेंशियली इन द न्यूक्लियस, ये भी गलत है। E by m ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन EM by m ऑफ प्रोटॉन, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं कहा था। ये सही तो है बट इट इज नॉट गिवन बाय जे थॉमसन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड पॉइंट बेटा। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बी मिनिमम, किसमें रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मिनिमम होगा। रेडियस किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये हमारे पास होता है 0.51 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर बाय z। तो अगर n सबके लिए सेम है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, ड्यूटेरियम, किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, z किसके लिए सबसे ज्यादा है बेटा, लिथियम के लिए हम z को मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो इसके लिए r मिनिमम होगा। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। An electron changes its position from orbit n equal to 2 to 4, the wavelength of emitted radiation। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा, 2 से 4 गया है, 2 से 4 गया है, रेडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना है, फिर हमें ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी। वेवलेंथ किसके बराबर होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2 से 4 गया है तो वो वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा। 2 से 4 गया है, द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। ये हमारे पास थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा। यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर वो 2 से 4 गया है तो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आनी चाहिए थी। ये क्या आनी चाहिए थी, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। एब्जॉर्ब रेडिएशन आना चाहिए था, इमिटेड के केस में तो 4 से 2 आना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम द ऑर्बिट, एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई आंसर दिया गया है। आर तो ये हो जाएगा 16, 4 माइनस 1, तो हमारे पास लैम्डा हो जाएगा 16/3r। ये हमारे पास आंसर दिया है, तो यहां पर आना चाहिए था एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। ये रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा तभी 2 से 4 की तरफ जा पाएगा। नहीं तो हमें क्या देखना था, अगर हम इमिटेड को मान लें कि भाई 2 से 4 चला गया, तो जब 4 से वापस आएगा, जब ये 4 से कहां तक जाएगा 1 तक, तो ये 2 पे भी जाएगा, ये 3 पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा। तो कौन कौन सी रेडिएशन इमिट करेगा, 4 से 3 पर, 3 से 2 पर, 2 से 1 पर, 4 से 2 पर, 2 से 1 पर, और सीधा ये 6 लाइन इमिट करता है बेटा, n इंटू n-1/2, 6 लाइन इमिट करेगा, और 6 लाइन हमने ड्रॉ कर ली। जा तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सभी लाइन की वेवलेंथ चेक करें,
सभी लाइन की वेवलेंथ चेक करेंगे बेटा, तो उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपकी मैच करनी चाहिए। और हमने पहले 2 से 4 के लिए ही चेक कर ली और बाय चांस ये हमारी मैच कर गई, तो हमने ये आंसर मार्क कर दिया कि अगर वो 2 से 4 गया है तो 4 से 2 भी एक वेवलेंथ आएगी। अगर बाय चांस ये मैच नहीं करती तो बेटा हम ये सारी वेवलेंथ चेक करते, 1 बाय 1 पुट करते और जो हमारे पास आंसर आता उसे ही मार्क करते, अगर हम इस रेडिएशन एमिटेड को ही करेक्ट स्टेटमेंट मान लें तो। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट इज En। nth ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो En है। देन द एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। गौर से देखिए, एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है बेटा हमारे पास हाइड्रोजन के लिए एनर्जी, हाइड्रोजन के लिए -13.6 बाय n स्क्वायर, हीलियम के लिए क्या हो जाएगी -13.6 n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो एनर्जी है ये nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसको हमने क्या लिख दिया En। अब हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 है, तो ये क्या आ जाएगी 4 टाइम्स En। En क्या दे रखा था, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट किसके बराबर होगी -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर। ओके बच्चों, क्लियर है, समझ में आई बात, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd, वन गेट्स, कौन कौन सी लाइन मिलती है बेटा, गौर से देखिए, जब वो 4th ऑर्बिट टू 2nd जंप करता है, सेकंड, तो आपको पता है सेकंड पे जो लाइंस आती हैं वो कौन सी सीरीज होती है बेटा, बामर। फर्स्ट N1 पे जो जाती है लाइमन, सेकंड पे जो जाती है बामर, तो बामर की फर्स्ट लाइन होती है 3 से 2, सेकंड लाइन होती है 4 से 2, तो ये हमारे पास 4 से 2 क्या हो गई, सेकंड लाइन ऑफ बामर, सेकेंड लाइन ऑफ बामर, तो क्या आ जाएगा बेटा सी आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज द हाइड्रोजन एटम एमिट द फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट एनर्जी। एमिट कहा है, एमिट कहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें 1 to 2 ये एब्जॉर्ब होता है, 2 to 6 एब्जॉर्ब होता है, तो ये दोनों तो खत्म हो गई। एमिशन में अगर हम देखें तो हाईएस्ट एनर्जी क्या होती है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है 13.6, दूसरे की होती है -3.4, सेकेंड से 1 आएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चाहे ये सेकेंड पे इंफिनिटी से आ जाए तो ये मैक्सिमम कितनी इमिट कर सकता है 3.4, तो ये तो हमेशा ही इससे कम होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी कौन सी होगी बेटा 2 से 1 के लिए। हम कहते हैं कि जैसे ही वो हायर ऑर्बिट में शिफ्ट होता रहता है तो गैप कम होता रहता है और कॉरस्पॉन्डिंगली ऑर्बिट की एनर्जी इतनी कम है कि चाहे इंफिनिटी से आ जाए तब भी वो जो पहले वाला गैप है उसके बराबर एनर्जी एमिट नहीं कर सकता। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बेटा, और मैं आपको रिमाइंड करा दूं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and please like this video and share with your friends also. Let's move to the last question. Who indirectly determine the mass of electron by measuring the charge on the electron? किसने इनडायरेक्टली हमारे पास चार्ज मेजर करके मास मेजर किया था? ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना है, डी आंसर इसका आ जाएगा। तो ये था बेटा आज की वीडियो एटम्स के ऊपर। हमने देखा प्रीवियस 20 इयर्स में 34 क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कितने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। बट कमाल की बात सबसे ज्यादा ये थी कि सिर्फ 3 या 4 चीजें अगर आपने याद कर ली तो आपका कंफर्म 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे नीट में। पूरे मॉडर्न फिजिक्स की अगर आपने पी बाई क्यू देख ली तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन नीट में कंफर्म पक्के हो जाएंगे, और आप साथ साथ में ये भी सीख जाएंगे कि कैसे आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन किए बिना आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। थैंक यू सो मच।
Thank you so much, beta. Don't forget to like, share, and subscribe. Keep studying. Thanks again.